Hello dear students, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is Palak Rakhyani, your English educator. इस सेशन में हम बात करेंगे क्लास 9th इंग्लिश की पोएम नंबर 5 जिसका नाम है साउंड। साउंड सुनते ही कुछ स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा कि मैम ये फिजिक्स की क्लास में तो नहीं आ गए हम। नहीं भाई, आप बिल्कुल सही हो, इंग्लिश की क्लास ही है ये। साउंड बेसिकली एक पोएम, एक कविता का नाम है जो कि ट्रीज के ऊपर बेस्ड है। अब कॉन्सेप्ट और कंफ्यूजिंग हो गया होगा कि मैम बात हो रही है साउंड की एंड यहाँ पे है ट्री की पिक्चर। सो वीडियो के भाई आप बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा क्योंकि मैं इस पोएम का दूंगी आपको लाइन टू लाइन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। लेट्स बिगिन विद दिस सेशन क्विकली एंड ऑफ कोर्स कीप योर नोटबुक्स एंड योर बुक विद यू। कोई भी डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं बिकॉज कविताएं पोएम्स कैसी होती हैं, दीज आर समथिंग विच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑन योर ओन, है कि नहीं। कविता का क्या सार होता है, अब कवि ने जो है या कवियत्री ने इतनी सी कविता लिखी है तो उसमें बच्चों को आगे पीछे पता नहीं होता, लेकिन पलक मैम है उसके लिए। ठीक है, तो बिल्कुल बने रहो अच्छे से वीडियो में एंड वीडियो कैसा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहना। चलो नाउ फर्स्ट वी बिगिन विद द पोएम। सबसे पहली शुरुआत किससे करोगे? कवि के नाम से। दो इंपॉर्टेंस है, पहली बात तो जानना जरूरी है कि कवि किस टाइप की कविताएं लिखते हैं तो हमें आइडिया लगेगा कि आने वाली पोएम कैसी होगी। एंड दूसरा, मार्क्स किसे नहीं चाहिए यार, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कैसा क्वेश्चन आता है कि भैया नेम द, कविता की कुछ लाइंस दे देंगे एंड कहेंगे नेम द पोएम एंड द पोएट। तो यानी कविता और कवि या कवियत्री का नाम बताओ, तो इसमें क्या मिलेंगे? मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो मार्क्स तो चाहिए भाई। तो आ जाओ बात करते हैं हमारे पोएट की। एंड बेसिकली पोएटेस हैं यानी रजनी पारुलेकर, यानी कवियत्री हैं ये। बर्थ 1945, रेसिपेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट अवार्ड, यानी हमारे हिंदुस्तान की हैं एंड महाराष्ट्र की हैं। शी इज अ पोएट इन मराठी। पोएट इन मराठी यानी ये जो कविताएं अपनी लिखती हैं मराठी लैंग्वेज में लिखती हैं। विद 3 कलेक्शंस ऑफ पोएम्स टू हर क्रेडिट। अब मुझे जरा कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको मराठी बोलनी आती है, बोलनी या फिर समझ में आती है। मुझे थोड़ी बहुत समझ में आती है लेकिन बोलनी इतना फ्लुएंट नहीं हो पाती हूँ क्योंकि महाराष्ट्र एक बहुत ही बड़ा स्टेट है यार। एंड मराठी तो वहाँ पे मतलब आप जाओगे ना तो नॉर्मली हिंदी से ज़्यादा मराठी चलती है। मैक्सिमम पीपल आर सेइंग मराठी। मुझे तो एक ही वर्ड आता है मराठी में, मला जाऊ दे, सिर्फ इतना आता है। तो बताना मुझे जल्दी से, है ना, मैं वहीं पे आगे देखूंगी किस किस को मराठी आती है। द प्रेजेंट पोएम, अब बात करते हैं अभी की जो पोएम है, प्रेजेंट पोएम यानी ये वाली पोएम जिसकी हम बात कर रहे हैं। टेकन फ्रॉम इंडियन लिटरेचर, कहाँ से ली गई है? इंडियन लिटरेचर से ली गई है। हैज बीन ट्रांसलेटेड। अब सवाल ये है मैम ट्रांसलेटेड क्यों? बेटा अभी तो बताया, अरे अभी तो बताया। दैट्स व्हाई आई से कि पोएट के बारे में जानना जरूरी क्यों है। अभी मैंने कहा कि ये जो है मराठी में लिखती हैं, तो बेटा पोएम तो थी मराठी में। ये मराठी की क्लास नहीं है, पलक मैम क्या ले रही है? इंग्लिश की क्लास। तो बेसिकली इनकी पोएम को मराठी से किस में ट्रांसलेट किया गया? इंग्लिश में। और ये जो है किसने किया ये काम? सुहास सूर्यकांत लिमई। लेकिन 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 3 बार लेकिन बोला है ना, तो समझ जाना कि क्या बता रही है आपको। बेटा एग्जाम में इफ यू विल गेट द क्वेश्चन, यहाँ आता है कंफ्यूजन जिसे मैं दूर कर रही हूँ। इफ इन एग्जाम यू विल गेट द क्वेश्चन नेम द पोएट, तो तुमको रजनी जी का ही नाम लिखना है। बात क्लियर है कि नहीं? अगर ट्रांसलेशन का पूछे, वैसे तो पूछते नहीं है यूजुअली, तब इनका नाम आएगा, लेकिन यू हैव टू रिमेंबर ओनली दिस नेम। आई विल सजेस्ट यू दैट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस भाई ट्रांसलेशन वालों के नाम नहीं पूछे जाते हैं, आपको पोएट का ही नाम याद होना चाहिए जो नाम है रजनी पारुलेकर, और ये इनकी पिक्चर है। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल? कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं? अब आते हैं आगे। मैं पोएम में तुमको एक आइडिया दे देती हूँ। ये पोएम बेसिकली, इसका नाम साउंड पता है क्यों है? ये बेस्ड है ट्रीज के दर्द पे। बोलो मैम ट्रीज का दर्द? हमारी जिंदगी में तो दर्द कम नहीं है बेटा, दर्द तो हर जीव की जो है जिंदगी में है। तो यहाँ पे जो है हम इतना मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक अनुमान लगा सकते हैं, रजनी जी जो है इन्वायरमेंटलिस्ट रही होंगी, यानी प्रकृति प्रेमी। प्रकृति प्रेमी कौन होते हैं? जो आसपास अपनी चीजें होती हैं, सराउंडिंग होते हैं, ट्रीज होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनकी केयर करते हैं। तो जब इन्होंने पोएम लिखी तो हम समझ सकते हैं इनका जो कनेक्शन है काफ़ी रहा है चीज़ों का, और इन्होंने काफ़ी स्लाइट डिटेल्स जो है नोटिस की है। हम लोग जो अपने दुख दर्द से ऊपर नहीं आ पाते, लेकिन इन्होंने जो है पेड़ों का दर्द समझा। तो ये कहानी उसी पे, ये जो हमारी कविता है पूरी उसी पे बेस्ड है। ठीक है, सबको क्लियर है? तो शुरुआत करें। आ जाओ भाई, बहुत स्कोरिंग होती है। मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ यार पोएम्स कभी मत छोड़ के जाना, छोटू सी होती हैं और बड़ी इजी सी होती हैं। सो आइए बात करते हैं पोएम के एक्सप्लेनेशन की। I will go with line to line explanation and at the end I'll give you summary. सिर्फ summary मत लो क्योंकि एग्जाम में तुमको लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड पूछ लेते हैं, तब कैसे बताओगे? ठीक है, तो शुरुआत करते हैं।
A tree in the woods is hacked, its branch breaking away. What do the halves whisper to each other? तो अब किसकी कहानी आई? एक पेड़ है वुड्स में. A tree in the woods is hacked. अब हैक्ड वर्ड सुनते ही लोगों को, तुम तो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो, तुम्हें हैकिंग याद आ गई होगी कि किसी ने मेरा जो है सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिया. वो हैक इज अलग. यहाँ पे हैक्ड का मतलब है कट और चॉप्ड रफली, यानी किसी को बेरहमी से काट देना है ना. बेरहमी से कहाँ गया भाई? बेरहमी से काट देना. यहाँ पे हैक्ड का मतलब ये है, वो वाला हैक नहीं है इंटरनेट वाला. हैक्ड का मतलब है बेरहमी से काट देना, टू कट और चॉप रफली. और आपने देखा होगा कभी किसी पेड़ को कटते हुए, तो यार इतना बड़ा वो जो है, अब मेरे को एग्जैक्टली नाम तो नहीं पता, वो बहुत ही बड़ा सा नाकू टाइप हो, नाकू नहीं चाकू टाइप होता है, और उससे एकदम जो है पेड़ को ऐसे खच काट देते हैं बहुत ही बेरहमी से, है कि नहीं. इट्स ब्रांच ब्रेकिंग अवे. ब्रांच क्या होती हैं? पेड़ की डालियां. तो उससे जो है, अब पेड़ को तुमने काटा तो उसकी डालियां भी जो है ना इधर उधर टूटने लगती है. What do the halves whisper to each other? अब ये जानने वाली बात है बेटा. halves क्या होता है? एक वर्ड होता है हाफ, जिसका मतलब होता है आधा. तो हाफ जो है इसका प्लूरल है, यानी बहुवचन है. तो बोलो मैम हाफ्स कहाँ से आए? तो दिमाग लगाओ थोड़ा. एक पेड़ है बेटा, है ना, मान लो दिस इज अ ट्री, राइट. दिस इज अ ट्री एंड नॉट सो ब्यूटीफुल ट्री, ठीक है, फर्स्ट क्लास वाली ट्री बनाई है मैंने, ठीक है, तुम कॉन्सेप्ट पे जाओ. ये पेड़ है. अब अगर इस पेड़ को हमने बीच से या कहीं से भी काट दिया, चलो, है ना, तो एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट, तो इसे हम क्या कहेंगे? फर्स्ट हाफ. इसे हम कहेंगे सेकेंड हाफ. सो इन दोनों के लिए कहा है व्हाट डू द हाफ्स, यानी जिस पेड़ को तुमने बीच से काट दिया और वो जो आधे आधे पार्ट हैं वो एक दूसरे से क्या विस्पर करते हैं. विस्पर का मतलब होता है धीरे धीरे खुसुर फुसुर करना, जो तुम लोग यूजुअली क्लासरूम में करते हो और टीचर से डांट खाते हो, है ना. विस्पर यानी खुसुर फुसुर करना, कान में धीरे धीरे बोलना. तो यहाँ कवि कहते हैं व्हाट डू द हाफ्स विस्पर टू ईच अदर, यानी बेचारों को तुमने काट दिया तो वो आपस में क्या विस्पर करते हैं? डू दे मोन एंड ग्रोन इन द हार्ट ऑफ देयर हार्ट्स. अब एक और मुझे जो बहुत पर्सनली इंटरेस्टिंग चीज लगी है, क्वेश्चन मार्क्स. यहाँ पे जो हमारी पोएट्स हैं उन्होंने बहुत ही स्मार्टली जो अपनी पोम लिखी है इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन मार्क्स, सवाल पूछते हुए. उन्होंने चीज बताई नहीं है लेकिन वो सवाल पूछ रही हैं कि क्या वो एक दूसरे को विस्पर करते होंगे? डू दे मोन एंड ग्रोन इन द हार्ट ऑफ देयर हार्ट्स. अब बेटा मोन एंड ग्रोन का बेसिकली मतलब होता है बहुत ही ज्यादा लाउड नॉइस, एंड वो कब निकलती है? यूजुअली ड्यू टू पेन या फिर दर्द या कोई सफरिंग हो जिसके कारण इंसान चिल्लाता है. कभी तुमको मान लो तुम गिर गए हो, तुमको पैर में बहुत जोर से लग गई हो, है ना, तो तुम कैसे चिल्लाते हो? मम्मी लग गई. और या इंजेक्शन लगा रहे हो, डॉक्टर कुछ कर रहे हो तो बहुत जोर से चिल्लाते हो कि नहीं. तो यानी पेन में, दर्द में, सफरिंग में जो आवाज होती है, मोन एंड ग्रोन. तो यहाँ पे कवियत्री यही पूछती हैं, डू दे मोन एंड ग्रोन इन द हार्ट ऑफ देयर हार्ट्स. अब हार्ट ऑफ देयर हार्ट्स लाइन का मतलब अगर मैं आपको हिंदी में बेसिकली बताऊं तो इसका मतलब है अपने ट्रू थॉट्स में, यानी दिलों के दिल में, यानी अंदर से. जैसे हम कहते हैं ना कि अंदर से उनके दिलों में जो है उनको रोने की आवाजें आती हैं, वो रोती हैं, चिल्लाती हैं दर्द के मारे, है ना, क्योंकि हम इंसान तो हैं, हमारी वॉइस तो निकल के आ जाती है. अभी किसी ने पीछे चिमटी खोड़ी, बहुत जोर से चिल्लाओगे, है कि नहीं. लेकिन पेड़ों का क्या, इनको तो काट दिया जाता है, तो क्या आपस में विस्पर करते हैं या आपस में जो है रोते हैं, मोन करते हैं, ग्रोन करते हैं. ओके, ये क्लियर है. आगे आते हैं. एंड डू दीज लॉग्स ड्रिवन फ्रॉम ईच अदर रेमिनिस. अब लॉग्स यानी हमें पता है जो कोई भी पेड़ गिर जाता है तो उसके लकड़ी के टुकड़े, जिसे हम कहते हैं ना, लॉग्स ऑफ वुड. लकड़ी लिखा है ना, लड़की तो नहीं लिख दिया, हाँ, लकड़ी के टुकड़े जो होते हैं उन्हें हम लॉग्स कहते हैं. अब यहाँ पूछती हैं डू दीज लॉग्स ड्रिवन फ्रॉम ईच अदर. ड्रिवन यानी एक दूसरे से जो दूर हो जाते हैं. भाई वेरी ऑब्वियस सी बात है कि आप काट दोगे पेड़ को तो अब वो दो पार्ट साथ में तो नहीं रहेंगे. हो सकता है कोई पानी वानी का बहाव हो गया हो, इधर चले गए, या किसी इंसान, किसी जानवर ने इधर उधर कर दिया, तो यानी वो एक पार्ट थे लेकिन अब वो अलग हो गए. तो डू दीज लॉग्स ड्रिवन फ्रॉम ईच अदर रेमिनिस. रेमिनिस का मतलब होता है बेटा याद करना. जैसे मान लो कि कल मेरे को जो है ना अपने पुराने स्कूल के दोस्तों की याद आ रही है तो मैं कहूंगी आई एम रेमिनिसिंग, है ना.
तो रेमिनिस यानी याद करना। तो यहाँ पूछा गया है कि ये जो लॉग्स, पेड़ के या लकड़ी के टुकड़े जो हैं अलग हो जाते हैं, क्या ये एक दूसरे को याद करते हैं? यार हमारे मन में सवाल चलता है ना कि हमारे आसपास जो चीज़ें हैं, पेड़ हैं, फूल है, ये अंदर से क्या सोचते हैं? या हमारे कोई पेट हो, मान लो डॉग है, तो वो हमारे लिए अंदर से क्या सोचता होगा? कुछ ख्याल आता है उसको कि इंसान ऐसा है या वैसा? तो सिमिलरली जो है पोइट ने बहुत ही प्यारी तरीके से पोइट ने क्वेश्चन पूछ के जो है अपनी बातें बताई हैं। डू दे रिमेंबर हाउ द विंड टॉस्ड देम? अब वो कहती हैं कि क्या उन्हें याद है हाउ द विंड यानी जो हवा है ना, बहती हुई हवा है, इट टॉस्ड देम यानी उनको दूर ले गई, है ना, फार अपार्ट कर दिया उन्हें, है ना, फार अवे कर दिया एक दूसरे से, टॉस्ड कर दिया, है कि नहीं, इधर उधर गिरा दिया। बिल्कुल, हवा आती है, आंधी आती है तो क्या होता है? सबसे पहले जो है तुम देखते होगे आंधी आने का संकेत मिल जाएगा, पेड़ जो है हिलने लगते हैं, कितने पेड़ तो गिर जाते हैं, है कि नहीं। हाउ दे गॉट ड्रेंच्ड इन द रेन, ड्रेंच्ड वर्ड का बेटा मतलब होता है, आप मान सकते हो वॉश्ड मान सकते हो, या बोलते हैं ना भीग जाना, बिल्कुल ही बारिश में सर से पैर तक जो है पूरे गीले हो जाते हैं बेचारे, हैं हम तो रेनकोट पहन लेते हैं या अम्ब्रेला ले लेते हैं, पेड़ों का क्या, वो तो बेचारे पूरे भीग जाते हैं। एंड द ब्लॉसम्स इन द स्प्रिंग एंड द फॉल इन द विंटर, इसका एंड द ब्लॉसम्स इन द स्प्रिंग एंड द फॉल इन द ऑटम, ठीक है। ब्लॉसम्स इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग का महीना हमें पता है, स्प्रिंग का मौसम बेसिकली क्या होता है, जब बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स आते हैं, मस्त मस्त खिल जाता है पेड़, है ना, तो तब के टाइम में तो इनके लिए बहुत ज़्यादा खुशियां हैं। एंड द फॉल इन द ऑटम, एंड क्या इन्हें याद होगा फॉल इन द ऑटम, यानी ऑटम में क्या होता है, पतझड़ जिसे हम कहते हैं, जिसमें इन पेड़ों की, अभी तो स्प्रिंग में मस्त मस्त उगे थे, लेकिन ऑटम में क्या होता है, सारी पत्तियां जो है झड़ जाती है, बिल्कुल सूखे पड़ जाते हैं। तो यहाँ कवियत्री बस यही प्रश्न पूछ रही है कि क्या पेड़ों को ये चीजें फील होती है, क्या उन्हें पता चलता है कि आंधी ने जो है उनको कितना दूर कर दिया, या बारिश ने इतना भिगा दिया, स्प्रिंग में वो बढ़िया से खिल उठी और ऑटम में जो है उनकी पत्तियां झड़ गई। ओके, एंड आई होप सबको, मुझे लग रहा है आइडिया समझ आ रहा होगा व्हाट इज द पोएट इज ट्राइंग टू से। चलिए आगे आती हैं। ओह बट द विंड नोज, तो कहती हैं कि ये जो विंड है यानी ये जो हवा है उसको पता है, मतलब हम जो पेड़ों के बारे में पूछ रहे हैं उसकी नॉलेज किसको है, विंड को। तो ऐसा लग रहा है जैसे विंड जो है, हवा जो है, पेड़ों की एक दोस्त है। अरे यार दोस्त होता है ना जिसको आपकी सारे सीक्रेट्स पता रहता है, सारी बातें पता रहती है, अलग ही बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे वो बॉन्ड हमें दिखता है विंड और ट्रीज का। द विंड ब्लोइंग विद अ din in places forlorn sings such songs, यानी जो विंड ब्लोइंग विद अ din, अब बेटा ये दिन है, ये दिन वाला दिन नहीं है, है ना, हिंदी वाला दिन नहीं है दोपहर। दिस दिन इज बेसिकली एक नॉइस होती है, एक शोर होता है जो बहुत ही देर तक चल रहा होता है, जो तुमने अभी भी ऑब्जर्व किया हो, जरूर किया होगा यार, बचपन से करते आए हैं कि अभी बहुत ही तेज हवा चलती है तो हवा की आवाज़ आती है। भाई वैसे तो हवा कोई आवाज़ नहीं निकालती, लेकिन जब हमें पता है ना पेड़ों की पत्तियां होती हैं उससे टकराती हुए तो एक बहुत ज़ोर से हवा की आवाज़ आती है। तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि विंड और ट्रीज का एक रिलेशन रहा है बिल्कुल। सो द विंड ब्लोइंग विद अ din इन प्लेसेस फॉरलोन, प्लेसेस फॉरलोन बेसिकली बेटा फॉरलोन वर्ड का मतलब वैसे तो होता है अनाथ, ठीक है। अब यहाँ पे अनाथ हम किसी इंसान के लिए बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्लेसेस फॉरलोन यानी ऐसी जगह जो अब सूनी पड़ गई हो, है ना, यानी जहां पहले बहुत ही बढ़िया खिलते हुए पेड़ होते थे लेकिन अब वो सूनी पड़ गई हो। सिंग्स सच सॉन्ग्स, दो सॉन्ग्स नॉट ऑल कुड प्रेज। अब यहाँ पे बात आती है इसी साउंड की, जो पोएम का टाइटल है ना, तुमको अब लगेगा कि जस्टिफाई हो रहा है कि उन्हें लगता है कि ये जो प्लेसेस बहुत ही बंजर पड़ी हैं, यहाँ पे कौन आवाज करता है, कौन गीत गाता है, जो कि हमारी विंड है, जो कि आंधी तूफान से जो हवा चलती है वो एक टाइप का सॉन्ग गाती है। अ सॉन्ग दैट नॉट ऑल कुड प्रेज। अब प्रेज का मतलब क्या होता है, मान लो तुम्हारे घर में पार्टी वार्टी है या कोई आया है तो उसने बढ़िया गाना गाया, तो गाना गाता है तो हम क्या करते हैं, यूजुअली प्रेज करते हैं, या कहीं भी किसी ने कोई गाना गाया हो तो प्रेज मिलता है ना, यानी आप उसको जो है कहते हो कि वाह भाई बहुत बढ़िया गाना है, तारीफों के पुल बांधते हो, है ना, अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे बात ऐसी है कि इस टाइम पे ऐसी जगहों पे जहाँ पे जो प्लेसेस फॉरलोन है, फॉरलोन यानी अबैंडेंड है, हो सकता है वहाँ के पेड़ जो है खत्म हो गए हो, वहाँ आंधी आया हो, तूफान आया हो, है ना, या फिर पानी बहुत ज़्यादा गिर गया हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ।
तो उन जगहों पे जो विंड की वजह से सॉन्ग आता है, दिस इज समथिंग नॉट ऑल गुड प्रेज। अब इसमें तो तुम क्या ही तारीफ करोगे उसकी, क्या ही समझ पाओगे इस भावना को, है ना। हम नहीं समझ पाते, हमको तो बहुत ही पढ़ते टाइम भी, अभी सुनते टाइम भी सबको लग रहा होगा ये कैसी पोम है, क्योंकि हम इतने अवेयर ही नहीं है। वी आर सो मच बिजी इन आवर ओन प्रॉब्लम्स। हमें लगता है कि वी आर द पीपल, यानी हम इंसानों को ही ना दुनिया भर की परेशानियां है, लेकिन ऐसा नहीं है यार। और भी जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम मान सकते हैं, सबके अंदर कहीं ना कहीं थोड़े बहुत सेंसेस होते हैं, इंद्रिया होती है ना, तो पेन उन्हें भी होता है। तो तभी हम पोएट को इसमें अलग मानेंगे, क्योंकि इन्होंने एक डिफरेंट पार्ट फोकस किया है। जैसे यहाँ कहती हैं मैनी अ मैन इज ब्लंट। मैनी अ मैन का मतलब होता है, यहाँ बात हो रही है ह्यूमंस की, यानी जितने ज्यादातर ह्यूमंस हैं, इंसान है, वो ब्लंट है। ब्लंट है यानी क्या, डल है। डल से इनका मतलब क्या है कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, उनको समझ ही नहीं आता है। ये जो म्यूजिक है, ये जो सॉन्ग है, जो आवाज आ रही है विंड की, उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है या कोई चीज समझ नहीं आती है। He doesn't even sense the agony caught even in simple words। ये बहुत ही मुझे पर्सनली बढ़िया बात लगी है। यहाँ पे क्या कहती हैं पोएट, यहाँ पे ये कहती हैं ही डजंट इवन सेंस। अब यहाँ ही किसी एक इंसान के लिए नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ, है ना। यहाँ पे बेसिकली ही हम ह्यूमन से रेफर कर रहे हैं ना, ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं। ही डजंट इवन सेंस, डजंट इवन सेंस यानी इंसान को सिंपल शब्दों में कई बातें भी समझ नहीं आती है। मतलब ये इनडायरेक्टली कहना चाह रही हैं कि तुम अगर किसी को डायरेक्ट जाके प्रॉब्लम बताओ, परेशानी बताओ, सीधे शब्दों में बताओ, इंसान इतने ढीठ होते हैं कि उन्हें वो भी नहीं समझ आती है। तो व्हाट देन ऑफ दी सॉन्ग्स, फिर आप क्या समझते हो कि इन गानों से, इस विंड की आवाज से तो उनको क्या ही कुछ समझ आएगा, है कि नहीं। आप सिंपल वर्ड्स में जो एगनीज होती हैं, अब एगनी वर्ड सोच रहे होगे बेटा, एगनी होता है सिंगुलर, एगनीज होता है प्लूरल। एगनी इज बेसिकली दुख और दर्द, जिसे हम कहते हैं ना, दुख दर्द पीड़ा, जितना भी बोल लो, ठीक है। तो एगनीज जो दुख दर्द पीड़ा है, इन गानों में तो वो क्या ही समझ पाएंगे, है कि नहीं। एंड आई थिंक सब रिलेट कर पाएंगे कि ह्यूमंस को नॉर्मल कही हुई बातें, नॉर्मल कही हुई परेशानियां भी किसी की समझ नहीं आती है। लाइक उसको, हर इंसान को ये लगता है कि हमारी परेशानी सबसे बड़ी है दुनिया में, तो कोई दूसरा आके उन्हें बताएगा भी ना कि भाई ये है हमारे साथ, ये स्टिल वो उनको समझ नहीं आएगा एंड खुद ही में रोते रहेंगे। सो वही यहाँ पोएट कहती है व्हाट देन ऑफ दीज सॉन्ग्स, फिर इन गानों का तो भाई क्या ही मजाल है कि इंसान को समझा दें ये। दे आर जस्ट साउंड्स, ये तो सिर्फ जो है छोटी मोटी आवाजें हैं। सच साउंड्स एज वुड बी चोक्ड टू डेथ इफ कन्फाइंड इन द स्ट्रोक्स एंड कॉइल्स ऑफ स्क्रिप्ट। तो कहती हैं इस टाइप के साउंड्स जो हैं, दे वुड बी चोक्ड टू डेथ। चोक्ड टू डेथ का मतलब क्या होता है, मर जाना, है ना, मृत्यु हो जाएगी। अब यहाँ मृत्यु हम किसी इंसान या किसी जीव की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं इन साउंड्स का जो एसेंस है ना, इस साउंड्स का जो प्रभाव पड़ता है इन आवाज़ों का, उनकी मृत्यु की बात कर रहे हैं। अगर इन्हें हमने स्क्रिप्ट में डाल दिया, स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट ऑफ अ प्ले ऑफ फिल्म, जैसे सुना होगा ना फिल्म की स्क्रिप्ट क्या है। तो अगर हमने इन संगीत को, यहाँ पे संगीत या म्यूजिक पे फोकस किया जा रहा है कि म्यूजिक ऑफ लाइफ को भी अगर हमने वर्ड्स में डाल दिया ना, तो ये चीजें भी खत्म हो जाएगी। सो द पोएट जस्ट वांट्स टू से कि ये जो म्यूजिक है उसको म्यूजिक के फॉर्म में ही रहने दें, है ना। साउंड ऑफ लाइफ, म्यूजिक ऑफ लाइफ पे उनका काफी ज्यादा फोकस है। ओके, एंड जो है हम दूसरों की एगनीज, परेशानियां समझ पाए, नॉट ओनली दूसरे, यानी सिर्फ हम पेड़ पौधों नहीं, इंसानों की, एंड काफ़ी सारा रेफरेंस है। क्योंकि लिटरेचर है, तो लिटरेचर का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि पोएट जो कह रहा है उसका मतलब वही है। अब यहाँ पे ट्रीज की बात कर ली, लेकिन इस लाइन से ये 2-3 मतलब निकाले जा सकते हैं कि भाई आपको परेशानियां हैं, तो आप पेड़ों की, पौधों की, आसपास जानवरों की, आसपास के लोगों की भी परेशानियों को ज़रूर समझें। ओके, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। देखो बहुत ज़्यादा लंबी पोम नहीं थी, तो लेट्स नाउ बिगिन विद द पोम समरी। छोटी सी समरी है पोम की। आप जो है, इफ यू फील सम ऑफ योर थॉट्स, यू कैन श्योरली पुट इट इनटू इट। सो the poet has tried to express the agony of a tree which has been cut into 2 pieces. The branches of the tree are separated, यानी एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, from the tree, and what remains are 2 logs of wood separated from each other, lying side by side. Now they talk to each other in a meek voice. Meek voice यानी बहुत ही धीमी आवाज में, जैसे पीछे जो वर्ड यूज किया गया था whisper, है ना, whisper करते हुए, धीरे धीरे खुसफुसाते हुए। Their talks are in the form of sound which explains the title of the poem. तो उनकी बातें जो हैं किसके फॉर्म में है, अब ऑफ कोर्स पेड़ हैं तो हेलो हाई तो नहीं करेंगे, साउंड्स के फॉर्म में ही, जो कि विंड की मदद से आता है साउंड,
एंड ये जो है पोम का जो टाइटल है, जो मेन हेडिंग है, उसको जस्टिफाई करता है। ओके, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। एंड अगर आपको डिटेल समरी आती है तो आप जितने भी पॉइंट्स आपने पढ़े हैं पोम में, उसको आप जो है एलैबोरेट करके ज़रूर लिख सकते हैं। सो होपफुली सभी को जो है साउंड पोम समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। सो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड अपने जितने भी क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं बिहार बोर्ड के, उनके साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम ये मानता है ज्ञान जो है बांटने से ही बढ़ता है। लेट मी क्विकली टेल यू कि मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे आपको मिलती है 100% फ्री एजुकेशन। दोनों मीडियम्स में हमारा चैनल है। ये जितने भी कोर्सेज हैं ऑल ऑफ देम आर फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ आपको करना क्या है भाई, आपको जो है आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो, यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो, डिफरेंट क्लासेस के कोर्सेज हैं उन्हें एक्सप्लोर कीजिए, बढ़िया से अपनी पढ़ाई कीजिए। एंड वन मोर थिंग मैं बता दूं कि हमारे चैनल पे आपको नोट्स भी मिलते हैं। भाई नोट्स जिनको बनाने में आप इतनी मेहनत करते हो, इतनी सारी किताबें लाते हो, इससे अच्छा वो मेहनत कर दी है हमने। आपको बस क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है नोट्स करके लिंक दी गई है, वहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट क्लासेस के नोट्स मिलेंगे। यू कैन टेक द नोट्स ऑफ योर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, जिसमें हम इसी पर्टिकुलर पोएम के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय।